मंचासीन अतिथि और सभागार में, इस सभा में, इस विशाल जनसभा में जितने प्यारे बच्चे, नौजवान, हमउम्र, माताएं, बहनें, भंते जी, आप सभी लोगों को संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती की बधाई। आज मैं दो सवालों के साथ अपनी बात रखूंगा और सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। जवाब जो है वो आपको भी तलाशना है। दो सवाल। पहला सवाल ये है कि रविदास जी जब बनारस के राजा के दरबार में शास्त्रार्थ में जीत गए तो सजी हुई पालकी पर बनारस के ब्राह्मणों ने उनको पूरे बनारस में घुमाया। 50 से ज्यादा राजे, रजवाड़े, जमींदार रविदास जी के अनुयायी थे और उनकी कुछ वाणी यहां पर मैं पढ़ूंगा। और पहला सवाल यही है कि यदि आज संत गुरु रविदास होते तो क्या होता? ये सवाल पूछिए। पुलिस वाले भाई लोग यहां घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब बेचारा ये क्या करेंगे? हम लोग जब पूछते हैं कि इसमें तो कोई एक्शन बनता नहीं है तो पुलिस के अधिकारी हमसे कहते हैं कि क्या करें, वो बाबाओं का और सरकार का प्रेशर। तो आज अगर संत रविदास होते तो पता नहीं किनकी किनकी भावना आहत होती और उनके ऊपर कितना जो है सर पे इनाम रहता, FIR होता, जेल में ठूंस दिए जाते। अब बाबा लोग तलवार लेकर ढूंढते उनको कि सर कलम करने का इनाम रखता। वैसे खाली इनाम रखता है लोग, इनाम रखता है। ये पता भी करना चाहिए कि बाबा लोग के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि 50 लाख 1 करोड़ इनाम रखते चल रहा है आज का। ये पता करना चाहिए। पता नहीं इनकम टैक्स और CBI ED वाला कहां है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये पहला। ये सोचिए आप कि आज से 650 वर्ष पहले जो समाज था, ब्राह्मण समाज ने शास्त्रार्थ में हारने के बाद उनको बनारस में कंधे पे घुमाया। तो 650 साल वाला समाज बेहतर था या आज का समाज बेहतर है? आज मूंछ रखने पे मार देते हैं, बच्चे पानी पीते हैं मार देते हैं, हर बात पे भावना आहत हो जाती है। छुआछूत, भेदभाव कानूनन खत्म किया जा चुका है। कानूनन खत्म किया जा चुका है, लेकिन क्या आज है नहीं? भेदभाव नहीं। मैं जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं वहां नहीं, कहां नहीं है ये पूछो। और पिछले कुछ सालों में तो मन और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए बात बात पर अभी राजस्थान में देखा नहीं, एक लड़का स्मार्ट दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, हत्या हो जाती। बच्चा स्कूल में पानी पी रहा है मटके से, हत्या हो जाती है। किस तरीके से बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है। कानून, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होने के बावजूद अब पुलिस लोग क्या करें? इनको तो नौकरी करना है। जब वहां के बड़े साहब लोग ही चाहते हैं कि इधर से उधर केस घुमाओ तो वही करते हैं। तुम बोलो तो वेद वाक्य और हम बोले हंगामा। आप बोलो तो वेद वाक्य और हम बोले तो हंगामा। यही मुल्क में देखिए ना, बाबा लोग जी, अभी मैंने परसों देखा है बाबा रामदेव राजस्थान में ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे थे। दिल्ली में नुपुर शर्मा, अपने धर्म के बारे में बोलो ना, क्या दिक्कत है?
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनको सुरक्षा दी जाती है। बाबा लोग जैसे कह रहे हैं तलवार लेके घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और हो सकता है हम अभी बोल के जाएं, अब पता लगा मेरे खिलाफ शिकायत हो जाए, तो कोई बात ऐसे डरने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। और डर ही नहीं, वो ऐड आता है टीवी में आजकल कि डर के आगे जीत है। तो हमें भी लोग डराने की बहुत कोशिश करते हैं, मैं डरता उड़ता नहीं किसी से। डरना है तो कानून से डरेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे उससे डरना। और हुकूमत से क्या डरना है, सरकारें तो आती जाती रहती है, आज कोई और है परसों कोई और होगा। और कोई भी सरकार आए, हम लोग को जो बोलना है, जो बात रखनी है वो तो रखेंगे ही। हमें सरकार से क्या लेना है, हमें तो कुछ नहीं लेना है। यह पहला सवाल। यह क्यों ऐसा होता है, क्यों सुपारी देता है बाबा लोग आपको डराने के लिए, डराने के लिए। आजकल बाबा लोग राजनीति ज्यादा समझाता है, नेता लोग जो है ना भक्ति ज्यादा समझा रहा है। यह समस्या है। दूसरा सवाल है कि आखिर तथागत बुद्ध, उठाइए वहां से 2-4 नाम लेता हूं, संत रविदास, कबीर, तुकाराम, अंबेडकर। मैं कई जगह जाता हूं, अभी छत्तीसगढ़ में था, पंजाब में भी जाता हूं, तो पहले कान आंख नाक खोल के रखिए। कई जगह यह एक दूसरे के खिलाफ इसको खड़ा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो बोलेंगे अंबेडकर अलग है, गुरु घासीदास अलग है। तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अंबेडकर बुद्धिज्म, तो उधर बोलेंगे कि रविदासिया धर्म। तो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे हर जगह। आई कौन लोग हैं, इनको पहचानिए। ये सवाल छोड़ रहा हूं, ये पहचानिए कौन लोग हैं जो कभी रविदास को अंबेडकर के खिलाफ, कभी गुरु घासीदास को अंबेडकर के खिलाफ ये खड़ा कर रहे हैं लोग। मैं समझता हूं कि तथागत से लेकर अंबेडकर तक और कांशीराम तक ये सब एक ही परंपरा की कड़ी है। जैसे माला में मोतियां होती है ना, उसी तरीके से एक ही माला की मोतियां हैं, तथागत से लेकर अंबेडकर और कांशीराम तक। आखिर जो बेगमपुरा की बात है, कबीर प्रेमनगर की बात कर रहे हैं, संत रविदास बेगमपुरा की बात कर रहे हैं, वैसा शहर जहां कोई गम न हो, और उनका प्रेमनगर। और तुकाराम का जो पंढरपुर है वही है जो रविदास का बेगमपुरा है। और मैं कहता हूं कि अंबेडकर साहब जिस नगर की कल्पना कर रहे थे उसको आप कह सकते हैं कि वो न्याय नगर था। वो न्याय नगर, तो प्रेम नगर, बेगमपुरा और न्याय नगर में कोई अंतर नहीं है। तो जो लोग कान में आपको, कान में बोलते ना, फुसफुसा के बोलना, जो बोले कि रविदास अलग है और अंबेडकर अलग है, उनको जवाब देने के लिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये खास तौर से महिलाओं को भी कह रहा हूं कि संत रविदास का बेगमपुरा और अंबेडकर का न्याय नगर, कबीर का प्रेम नगर, तुकाराम का पंढरपुर, ये सब एक ही है। इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। अब सवाल यह उठता है, सवाल आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि हम लोग इतिहास के छात्र हैं, इतिहास पढ़ाते, तो इतिहास में सवाल जब तक पूछेंगे नहीं तब तक जवाब मिलेगा नहीं। तथागत के जमाने से यह संघर्ष जारी है समानता की, बराबरी की। तो ये सवाल इस समाज से पूछना है और समाज के हुक्मरानों से पूछना है, समाज के नेताओं से पूछना है, समाज के बड़े बड़े संगठन चलाने आप जैसे लोग हैं उनसे पूछना है कि आखिर कबीर का प्रेम नगर और रविदास का बेगमपुरा
और अंबेडकर का न्याय नगर हमने क्यों नहीं बनाया? ये सवाल पूछना है, ये आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है इतने संघर्ष के बाद आपको मिला कुछ नहीं, बहुत मिला। अभी मैंने अपने YouTube पे एक वीडियो बनाया कि खाली दलित समाज को PSU में जो तनख्वाह मिलती है, एक साल में 8,000 करोड़ रुपए मिलती है। 8,000 करोड़, 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए तनख्वाह मिलता है। आपको मिला और आपने चंदा भी दिया। ये कार्यक्रम जितना हो रहा है, ये किसी के व्यक्तिगत पैसा से हो रहा है या सार्वजनिक पैसा से हो रहा है? ये आयोजक महोदय बताएंगे। ये व्यक्तिगत पैसा से हो रहा है, सार्वजनिक पैसे से हो रहा है? सार्वजनिक हो रहा है ना। तो समाज ने पैसा दिया और इतना पैसा दिया कि मैं सिर्फ दलित समाज को बोलूं तो उतने में तो एक नया द्वीप खरीद के देश बना दिया रहता। अब तक उसको सुंदर बना दिया रहता, उसको प्रेम नगर बना दिया रहता, उसको बेगमपुरा बना दिया रहता। लेकिन क्या हुआ? उस संसाधन का क्या हुआ? यह अपने समाज के लोगों से पूछना है। जो साहब कोट और पैंट पहन के बैठे हैं साहब लोग इधर, 10 साल और ठहर जाए, ज्यादा नहीं, 10 साल में जितने रेल, ट्रेन, PSU सब बिक जाएंगे, उसके बाद जो कोट है वो उतर जाएगा, जो पेट थोड़ा निकला हुआ है वो पचक जाएगा, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं रहेगी। ठीक कह रहा हूं नहीं है? प्राइवेट सब हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब का भी पेट निकला हुआ है, तो सारे बीमारी खत्म हो जाएगी। प्रकृति के नीचे बगल में चले जाएंगे, आराम से खेत में झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, आराम से वहीं पर शिकार करेंगे। क्या जरूरत है शहर में पढ़ने लिखने का और डॉक्टर इंजीनियर बनने का? कहते हैं कि 2 तरह के लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। हमारे लोग भी कहते हैं क्या हुआ। 70 साल में क्या हुआ दिख नहीं रहा? हजारों की संख्या में लोग पहने हुए हैं, महिलाएं रंग बिरंगा साड़ी पहनी हुई है, इधर भाई साहब जीन्स पहने हुए हैं और बढ़िया बढ़िया जूता पहने हुए हैं, इधर साहब लोग सूट टाई पहने हुए हैं। तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो ऐसे हजारों लोग कैसे खड़े? तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता है। शत्रु नंबर 1, 2, 3 एक ही तरह के सब नहीं होते, अलग अलग होते। तो अगर आपको पहचानने नहीं आ रहा है कि शत्रु नंबर 1 कौन है और शत्रु नंबर 2 है, तो चिंता मत कीजिए, 10-15 साल में कोट टाई सबका उतर जाएगा, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। क्यों ये बात कह रहा हूं? मुझे लोग बहुत, हमारे ही लोग बहुत गालियां देते हैं। भाई इतने जो आप संसाधन इकट्ठा किया, अपना कहीं स्कूल तो बनाता है? काहे के लिए एक अंबेडकर नवोदय विद्यालय तो बनाते? नहीं जरूरत। सरकारी स्कूल में पढ़ लिया अपना, अब देखा कि कोट टाई पहन रहा है तो सरकारी स्कूल खत्म करो, प्राइवेट आएगा, अपने आप ही सब बाहर हो जाएगा। तो नई सदी की नई चुनौतियां, इसको पहचाना? नई सदी की नई चुनौतियां नहीं पहचाना, तो नहीं पहचाना, ना अपने स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाए, ना कुछ बनाए, ना संस्थान बनाए, ना CA बनाए, ना कुछ बनाए, ना इकोनॉमिस्ट बनाए, ना इतिहासकार बनाए, कुछ नहीं बनाए। कहां नोबेल प्राइज मिला किसी को? 70 साल में तो हो जाना चाहिए था, तो नहीं बनाए। तो कुछ दिन में वो गर्मी, सब सरकार तैयारी कर रही है कि बहुत हो गया, चश्मा उस्मा लगा लिए बहुत, अब ठीक करूंगा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में संसाधन कम नहीं दिए, लेकिन हमारे लोगों को नारा बहुत अच्छा लगता है। नारे, बड़े बड़े नारे दे देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि हुक्मरान बनना है, जाओ दीवारों पर लिख दो, तो जाके लोग दीवार पर लिख देता है। अरे हुक्मरान कैसे बनना है ये भी तो कहा था उन्होंने ना, ये भी कहा था, तो मेथड नहीं पता है। आजकल एक नया शिगुफा जुमला चल रहा है और आप लोग भी खूब बोलते हैं उसको। इसलिए आप लोग को जो नशा चढ़ा हुआ है ना, इस अवसर पर संत रविदास जी की जयंती पर, थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, एंटीडोट।
एंटीडोट है ना, तो नशा चढ़ा हुआ तो एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिससे नशा उतरता है। तो आजकल हम नशा उतारने में हम ज्यादा लगे हुए हैं कि हम लोग उधर लड़ाई कर रहे हैं, बौद्धिक लड़ाई कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अब पीछे से कोई लोग जाके आपके कान में जो है नशा फूंक देता है और उसी में बिना सोचे बिना समझे जो मर्जी में आए नारे लगाने लगते हैं। अभी एक चल रहा है, अभी मूल निवासी सुना है ना, आप सब कहते भी होंगे। इस देश में कौन किसका कहां का मूल निवासी है बताओ मुझे। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और उसमें जो है सिटीजनशिप नागरिकता को जब डिफाइन कर दिया तो मूल निवासी का क्या मतलब है, कौन है बताओ। फिर आपके मंच पे मुसलमान कैसे बैठते हैं, कैसे वो मूल निवासी होंगे बताओ मुझे। तो ये सब भटकाने के लिए चाल है। असली लड़ाई है, असली लड़ाई वही संत रविदास की बेगमपुरा की लड़ाई है, असली लड़ाई है वो प्रेम नगर की लड़ाई है, असली लड़ाई है अम्बेडकर के न्याय नगर की लड़ाई है। लेकिन उससे भटकाने के लिए सब बोलेगा। सोशल मीडिया पर देखिए, हमने कहा भैया ऐसा है, एक आदमी को किसी गांव से निकाल कर दिखाओ, एक आदमी को दिखाओ तो इसको यूरोसिया भेज देंगे, उसको कहां भेज देंगे। कोई किसी को भेज सकता है, पहले ये बताइए मुझे, भेज सकता है कोई किसी को कहीं? भाई पाकिस्तान से बात करना पड़ेगा, अफगानिस्तान से बात करना पड़ेगा, बड़ा टफ बॉर्डर है। तो आपको भटका रहा है, पूरे मुद्दे से भटका रहा है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बेरोजगारी, शिक्षा। यह है असली सवाल। तो नहीं, हम मूल निवासी तो बताओ विदेशी कौन है। पहले विदेशी तो अफ्रीका से ही कुछ लोग आए थे, उसके बाद कई किस्तों में लोग हून, कुषाण, शक, पार्थियन आए और सब मिलजुल के यहीं पे रहे। इसलिए मिक्स्ड सिविलाइजेशन, मिश्रित सभ्यता। अब हरियाणा के जो दलित भाई हैं वो 6 फुट लंबे भी मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? हाँ ना, यहां भी होंगे। घोड़े चिट्टे भी मिलेंगे। और हो सकता है कि तमिलनाडु का ब्राह्मण हो वो कद में छोटा हो, बिहार का ब्राह्मण भी कद में छोटा हो, मेरे जैसा काला पीला हो। तो इस दोनों में मूल निवासी कौन है बताओ मुझे जरा। ये इसलिए बताने आया हूं कि आप लोगों को भटकाया जा रहा है। जब सभ्यता का विस्तार हुआ, जब ट्राइबल लोगों को उसमें लाया गया तो ट्राइबल पुजारियों को ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। वो ट्राइबल थे, यही के मूल निवासी थे। तो इसलिए जब संविधान के बाद जब नागरिकता का सवाल खत्म हो गया, तब इस तरह के जो बहस जो लोग उठा रहे हैं उनसे बचिए, उनसे संभलिए। हम जय भीम जय भारत बोलते हैं, उनसे समझने की जरूरत है कि असली मुद्दा कहां है। बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, करोड़ों रुपया का चंदा आ रहा है। पहले ये बोलो, उनसे पूछो कि आपके नौकरी का जब निजीकरण हो रहा है, आपने बचाया अपनी नौकरी? आपका प्रमोशन खत्म कर दिया, आपने बचाया? तो अपना नौकरी बचा नहीं पा रहे हो, अपना प्रमोशन बचा नहीं पा रहे हो। अब पब्लिक को कह रहे हो कि हुक्मरान बनना है, कैसे बनना है पता नहीं। जब अपना नौकरी नहीं बचा सकता है कर्मचारियों का जितना संगठन, क्या डॉक्टर साहब ठीक है ना, अपनी नौकरी बचा लो ना भाई। कर्मचारी संगठन हो तो उनका काम है मेन कि कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन से काम करता है। बचाया तो नहीं, उसमें बात नहीं करेंगे। अपने हक हकूक के लिए संसद में जाकर प्रदर्शन करो, किसने रोका है? तो आप लोग को भटकाया जा रहा है, इसलिए भटकाने के लिए वो रास्ता मुझे जरूर दिखाना है। भले ये समाज मुझे गाली दे तभी ये बात बोलूंगा। अगर अम्बेडकर के खिलाफ आपको खड़ा किया जा रहा है तो ये समझिए, इसकी साजिश समझिए। अम्बेडकर साहब की पूरी लड़ाई, संत रविदास की पूरी लड़ाई, कबीर की पूरी लड़ाई समता, बंधुता, न्याय की लड़ाई थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण विदेश जाओ या ठाकुर विदेश जाओ। कहा कभी? पढ़ कर कहीं बताइए मुझे, बताइए। उन्होंने कहा कि सबका देश है ये, जिसका नागरिक यहाँ का है सब बराबर है, उसमें समानता की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए हमारे कई संगठन वाले, दलित संगठन वाले लोग बड़े बड़े नारे देंगे। आप पूछो कि अपना नौकरी बचा लिए तो वो पता नहीं। अस्पताल में ठेके पे आ रहा है ना, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय, याद आ कि नहीं आ रहा है?
बचा लिए। सबसे ज्यादा मार इस निजीकरण की हमारे क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय में पड़ी है। अब धीरे धीरे किस्तों में आ रहा है। अब साहब लोग का कोट उतरवाएगा धीरे धीरे। न बिजनेस कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। जितने बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया है, जिनसे पूछो कि बाबा साहब ने लिखा है संविधान, तो उनसे पूछिए कि कहां कहां क्या लिखा है। उनसे पूछिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। उनसे पूछिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना है, तो यह पता नहीं। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, IITs खुले, जिसमें आपके बच्चे पढ़े, वहां से खड़े हुए, तब जाके एक बड़ा मिडिल क्लास बना। आरक्षण एक अवसर था। मेरे दादा दादी मजदूर थे, लेकिन मैं प्रोफेसर बना। वो अवसर ही जब नहीं रहेगा तो आपके बच्चों का भी कोई भविष्य नहीं। तो ये सब नहीं समझाएंगे, आएंगे बोलेंगे वो विदेशी है, उसको यूरेशिया भेजो। हमने पूछा कि भाई एक काम कर, अपने गांव से एक आदमी को खाली बाहर निकाल के दिखाओ मुझे, एक आदमी को। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। पिताजी मर गए अंधेरा में, अब बेटा के नाम पावर हाउस है। बाबा साहब इतना संघर्ष के जो देकर गए वो सब लुटता जा रहा है, लुटता जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है। और झूठ मूठ के अमूर्त इशू में आकाश में लड़ाई चल रहा है, आकाश में तीर चलाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे समाज के लोगों को यह बात समझने में वक्त लगता है। नारा बहुत अच्छा लगता है, खाली बड़े बड़े नारे दे दो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले दूध पिया ठीक से, तो नहीं प्लास्टिक वाला दूध पी रहे हो तो दहाड़ोगे कैसे। वो शिक्षा, जिस शिक्षा की बात कर रहे थे वो अंग्रेजी शिक्षा थी। कितना बच्चा को विदेश भेजे हो बताओ मुझे, कितना को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया पढ़ा रहे हो बताओ। तो नहीं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के वकालत करते हैं, जाकर देखिए कि उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, और आप नारा चला रहे हैं। नारा, खाली नारा चलता है, नारा चलता है। और ये इसलिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है। मेरा चैनल देखा है ना, देखा है? एक साल में 3 बच्चे पढ़ाया है, आप ही लोग से चंदा लेके, एक लंदन, एक जर्मनी और एक कलकत्ता। सारे फीस दिए उसके, यहां नारा बांट रहा है, नारा। तो इस नारा से, नारों का जो नशा है वो आपको असली मुद्दों से भटका रहा है। असली मुद्दे रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के। तो इसलिए हमारे जैसे हम लोग समाज विज्ञान के डॉक्टर हैं। आप शरीर का इलाज करते हैं और समाज का, दिमाग का इलाज हम लोग करते हैं समाज में। तो इतने दिन से सुन रहा था, बहरहाल लगता है राज रत्न जी के आने तक जो है मुझे बोलना ही पड़ेगा। 15 मिनट और बोलूंगा, चलिए। इसलिए जो पहले मैंने बात कही कि संत रविदास को अंबेडकर साहब के खिलाफ कई लोग खड़ा करते हैं। उनको पता है कि जिन्होंने किताब वो लिखी, अछूत कौन थे। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी, अछूत कौन थे। वो किताब डॉक्टर अंबेडकर ने किसको समर्पित किया है पता है? नहीं पता है। वो किताब डॉक्टर अंबेडकर ने, हिंदी के वॉल्यूम 14 में जाकर देखिएगा, वो किताब समर्पित किया नंदनार, रविदास और चोखा मेला। और उन्होंने लिखा कि नंदनार, रविदास, चोखा मेला की स्मृति में समर्पित, जो अछूत जाति में जन्म लेकर भी अपने सद आचरण और सद्गुणों से सभी के आदरणीय बन गए। यह अंबेडकर साहब का लिखा हुआ पर्चा लेके आया। थोड़ा नशा उतारने में जो है ना, वो दिखाना पड़ता है कि नशा कैसे उतरना है। तो ये अवसर है
ये अवसर है लोगों को समझने का, विचारों महापुरुषों के विचारों को समझने का, उस पर अमल करने का, खाली नारा लगाने का नहीं। ये सवाल आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर संत रविदास का बेगमपुरा, कबीर का प्रेम नगर और अंबेडकर का न्याय नगर, ये अगर नहीं अचीव कर पाए तो इसमें सिर्फ हमारे सांस्कृतिक राजनीतिक शत्रुओं की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी हम सब की है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कांचीराम जी ने एक संगठन बनाया था, पता है ना कौन सा बनाया था? नहीं, पार्टी नहीं, संगठन। उसके दर्जनों टुकड़े कर लिए, दर्जनों। वो टुकड़े आपने करवाए, हमने करवाए? करवाए हमने? किसने करवाया? उन्हीं लोगों ने। आज मैं इस मंच से पुनः अपील करता हूं, मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि जितने सब संगठन छोटा छोटा जो है बनाए हुए पॉकेट, सब एक मंच पर आओ, इकट्ठा हो, इकट्ठा हो। संगठन में शक्ति है, ये सुन रहे हो, समझ रहे हो। और सुन समझ के सबसे पहला काम करता क्या है? संगठन तोड़ता है। क्यों? सब मिल के भी एक काउंसलर का सीट जिता सकते हो? मुझे बताओ पहले। एक काउंसलर का कह रहा हूं सीट, एक विधायक का सीट जितवा सकते हैं? नहीं जितवा सकते। सब कह रहा है हुक्मरान बनना है। लोकसभा तो दूर की बात है, एक विधायक का सीट नहीं जितवा सकते और पब्लिक को नशा में डाले हुए। आज पुनः, आज संत रविदास की जयंती पर इस मंच से पुनः अपील करता हूं कि जो दर्जनभर पार्टी बनाया उन्होंने, वो सब एक मंच पर आओ। आप भी अब बूढ़े हो रहे हैं, कुछ नौजवानों को भी मौका दो। आजीवन एक ही आदमी अध्यक्ष बने रहता है, नौजवानों को मौका दो। नौजवान लड़ेगा, संघर्ष करेगा, वो रक्षा करेगा। तो कोई खाता ना बही, और जो साहब बोल दिए वो सही। दोस्तों, मेरे से पहले वर्मा साहब ने बहुत सारी बात कह दी। मैं एक दो बात और कहूंगा और उसके बाद बात अपनी खत्म करूंगा कि मैंने पहले कहा कि 52 राजा रानी जमींदार संत रविदास के शागिर्द थे, और आज रविदास होते तो आज उनको थाने में बंद किया रहता लोग। क्यों? क्योंकि संत रविदास जी जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है, जो मैं पढ़ता हूं, तो ज्ञान और श्रम परंपरा, ज्ञान और श्रम परंपरा के प्रतिनिधि संत हैं। आजकल संत लोग भी पढ़ता उड़ता नहीं है, ना काम करता है। और ये बाबा साहब ने अपने भिक्षु संघों के बारे में भी कहा था, ये बात इसलिए सब पे लागू। भिक्षु संघों के बारे में भी बाबा साहब ने बर्मा के बुद्धिस्ट काउंसिल में और लंका में भी जाकर बोला था। ये मैंने क्यों कहा कि श्रम और ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि संत हैं, उसके दो वाणियां मैं आपको सुनाता हूं। रविदास श्रम करके खाइए, जौलो पार बसाए। रविदास खुद जूता बनाते थे, श्रम करते थे और खाते थे। तो ये तो श्रम का एक एग्जाम्पल है। और ज्ञान का सुनिए, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे विद्या बिन नर को जान अजान। क्यों हुई बात? मैं कह रहा हूं कि शिक्षा और ज्ञान का मतलब डिग्री करके सिर्फ नौकरी लेना नहीं है। उसका मतलब है कि जो अन्याय, असमानता, गुलामी की बेड़ियां हैं, वो ज्ञान से ही उसको तोड़ा जा सकता है। अगर
आप भारत के संविधान को उठाइए और यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रियम्बल को उठाइए, उसकी धाराओं को देखिए, उसमें संत रविदास के विचारों का आपको प्रभाव दिखेगा। क्योंकि जो जो रेफरेंस मेरे पास मिल रहे हैं तरह तरह के हैं। देखिए, अब एग्जांपल दे रहा हूं कि स्लेवरी पे दास गुलाम बना के रखते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं। तो गुलामों के बारे में संत रविदास ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है। रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कहने का मतलब है कि मेरे मित्रों, जान लो कि पराधीनता यानी गुलामी पाप है और गुलाम व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता है। यह स्लेवरी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ। आगे आजकल फूड सिक्योरिटी पे बहुत बात हो रही है। फूड सिक्योरिटी, मिड डे मील। अब स्कूल में पढ़ाई कम, अब प्लेट ज्यादा है, स्लेट कम है। ये शिक्षक लोग होंगे तो बताएंगे मुझे। स्लेट कम हो गया है, प्लेट ज्यादा बढ़ गया है। फूड सिक्योरिटी खिचड़ी खाने में मस्त है। अब मेरा बस चले तो बोले भैया खाने पे जितना खर्चा कर रहे हो उतना उनके माता पिता के अकाउंट में डाल दो। बोलो कि सुबह को बच्चा को दूध पिला के भेजना, दलिया खिला के भेजना। अब बच्चे को 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाओ। मेरा बस चले तो हम ये करवाए कि मास्टर का भी टाइम खराब हो रहा है, बच्चा भी टाइम खराब हो रहा है, उससे बढ़िया पढ़वाओ। सरकारी स्कूल में हमने भी पढ़ाई की है, 10 बजे से 4 बजे तक होती थी पढ़ाई, अब नहीं हो रही। अब देखिए फूड सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों को सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। क्या मतलब है? मतलब है कि ऐसा राज हो जहां को सबको खाना मिले एक समान, और इसी में जो है रविदास को खुशी होगी। अब स्वराज की अवधारणा देख लीजिए। स्वराज, गांधी जी ने भी स्वराज लाया, अंबेडकर का भी डेमोक्रेसी था। वो कहां से आ रहा है? वो लिख रहे हैं, रविदास मानुष करी बसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख स्वराज मही दूसर मरघट गांव। एक सुख स्वराज में है, अपना राज में है, और दूसरा सीधे मरघट में है। इससे ज्यादा भौतिकवादी व्याख्या क्या हो सकती है? समाज के ऊंच नीच पर उन्होंने जितना करारा प्रहार किया है उतना शायद किसी संत ने उस भक्ति परंपरा में, कबीर और रविदास को छोड़ दीजिए, रविदास को शायद मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। आजकल देख लीजिए हिंदू मुसलमान खूब ये पूरा चल रहा है, कैसेट सीडी खूब चल रहा है, हिंदू मुसलमान। संत रविदास क्या बोला उन्होंने कहा कि मुसलमान सो दोस्ती हिंदुओं सो कर प्रीत, कि हिंदू मुसलमान सब में दोस्ती प्रीत होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। विज्ञान के बारे में, जल की भीति पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हार मांस नारी को पिंजर, पंखी बचे बिचारा। ये एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि शरीर किस चीज से बना है? पानी से, खून से, हार मांस से बना है, कोई दैवी कृपा से नहीं बना है। इस पूरा मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी दे रहे हैं। और मेरे से पहले वर्मा साहब ने उनके वाणी जो उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत के बारे में बोला था, वो उन्होंने बता ही दिया है, लेकिन एक आध पंक्तियां और बोलूंगा और उसके बाद बात खत्म करूंगा। लिख रहे हैं, थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी नाम बिन सबे कहानी। थोथा पंडित
थोथी बानी थोथी नाम बिन सबय कहानी, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जऊ होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चंडाल के जऊ होवे गुण प्रवीण। और आजकल जो बहस चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, मैं दोस्तों से मंच से यही अपील करना चाहता हूं कि जो पूरी 647 साल पहले ब्राह्मण लोगों ने संत रविदास को पालकी में बैठा के बनारस घुमाया था, यहां की ये भी एक परंपरा रही, उसको भी स्मरण कीजिए, उसको भी याद कीजिए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब कि चाहे जितना कोशिश कर ले, जितना कम नहीं, जितना दम है लगा लो, आप पुनः मनुस्मृति लागू नहीं कर पाओगे, वर्ण व्यवस्था लागू नहीं कर पाओगे, छुआछूत लागू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके शर्ट से कम सफेद मेरा शर्ट नहीं। अरे कुछ बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, कुछ तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उसी को 10, 20, 50 को ठीक ठाक से पढ़ाएंगे तो उसी में से 10 अंबेडकर निकलेगा। पहले पढ़ाएंगे तब ना, पढ़ाएंगे तब ना। मेरा बस चले तो हम आप लोग को एक एजेंडा दे कि सब लोग अपने जाओ, अपने डीएम के यहां, अपने विधायक के यहां, मंत्री के यहां, और बोलो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्लास 1 से एमए तक फ्री एजुकेशन बच्चों के अंग्रेजी में, और जो जो विदेश जाएगा उसको फ्री में, कोई इनकम बार नहीं। आजकल 2.5 लाख 8 लाख का इनकम लगा हुआ है, इनकम का लेवल। तो जो स्कूल का प्राइमरी का मास्टर है उसकी भी तनख्वाह साल में 8 लाख होगी। अगर उसके बेटा को ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में एडमिशन मिलेगा तो उसको सरकारी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? ये किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से छीन लिया। इसलिए सिर्फ एक काम करे इस भारत का पूरा, सबसे पहले मैं दलित समाज को ही कहता हूं, अगर एक समाज भी सीख लेना तो दूसरा सीख लेता है, तीसरा सीख लेता है। अपने अपने काम के लिए, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, अपने ठेकेदारी के लिए मत जाओ कि एक समान शिक्षा नीति, हमारे बच्चों को फ्री में 1 से लेके एमए तक पढ़ाओ, रिसर्च करवाओ। 10 बरस कह रहा हूं, यकीन मानिए 10 बरस कह रहा हूं, 10 बरस में तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये हमारे एजेंडा में नहीं है, हमारे डिमांड में नहीं है। डिमांड में है कि शेड्यूल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो शेड्यूल ट्राइब स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो है उसको ईमानदारी से लागू किया जाए। कहीं डिमांड में है कि हमारे 5000 बच्चों को विदेश भेजो पढ़ने के लिए? कोई डिमांड है, मांग है आपकी? नहीं। तो इसलिए मैंने कहा यह समाज, हमारा समाज जो है ना, नशे में ज्यादा है। जिस समाज की कोई मांग ही नहीं होती है उसको कौन क्या देगा? जो धोए वो भी छीन लेगा। कोई डिमांड नहीं, कोई आंदोलन नहीं, समता के लिए कोई आंदोलन नहीं, खाली इलेक्शन के दिन झंडा लेके 6 महीना पहले, जैसे हम लोग कहते हैं शिव जी के बाराती लोग भभूत वगैरह लगा के निकलता है, उसी तरीके से इलेक्शन के 6 महीना पहले हमारे समाज की नींद खुलती है। और 5 साल कोई डिमांड नहीं है कि स्कूल में मास्टर पढ़ाया कि नहीं, शिक्षक। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा कहां पे है मैं बता सकता हूं। हम लोग भी गांव में ही पढ़े थे, हिंदी पाठशाला में ही पढ़े थे। जब तक ये बुद्धि नहीं खुलती, बहुत सारे प्रोफेसर लोग होंगे नौकरी कर रहे होंगे, जाके देखिए ना, हजारों। क्यों देश में 2-4 लोग को ही लोग जानता है? क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को कायर बनाते हैं, कायर, डरपोक, कायर, डरपोक। चुपचाप जाना, पढ़ के आना, एक नौकरी का फॉर्म भरना, एक नौकरी ले लेना, उसका शादी हो जाएगी, दहेज मिल जाएंगे, कार मिल जाएंगे, घर हो जाएगा, और फिर एकदम वेरी गुड लाइफ जीना, लाइफ सेट हो जाएगी। अरे सेट तो हो गया 25 साल में, दफनाया जाएगा 70 साल में।
सेठ तो छत बनता है, उसकी रोड़ी बजरी सीमेंट होती है, ये कागज बनाता है। क्या बच्चों को सिखलाया कि एक पत्रकार बनो, एक वकील बनो? नहीं, नारा देंगे, खाली नारा। एक वकील है, 5 वकील का नाम बताइए सुप्रीम कोर्ट में है? तो जब बनाओ नहीं तो आएगा कहां से? 5 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम बताइए मुझे, है? नहीं, हुक्मरान बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहेगा तो हीरा चोर जो है इंग्लैंड में घूमेगा, खीरा चोरी के आरोप में जेल में भेज देगा। तो कुछ नहीं, कोई संस्थान नहीं बनाना, स्कूल कॉलेज नहीं बनाना, यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, इंटेलेक्चुअल नहीं बनाना है। और चलते चलते एक बात और कह दे रहा कि हमारा समाज जो है ना, इंटेलेक्चुअल, ये पत्रकार लोग जो दिल्ली से आए, ये सब फ्री में चाहिए। नहीं, ये सब फ्री में चाहिए। जितने इंटेलेक्चुअल जो हैं वो फ्री में चाहिए आपके लिए, पढ़े लिखे बोले। और घर में आते हैं बड़े बड़े संगठन चलाने वाले, तो आपका नाश्ता भी करता है, आप 25,000 रुपया लेके भाग भी जाता है। उससे सवाल नहीं पूछोगे, उससे सवाल नहीं पूछोगे कि हमसे पैसे लिए, उसका किया क्या, एनुअल रिपोर्ट तो बताओ। तो खाना भी खिलाओगे, बिरयानी भी खिलाओगे, पैसे भी दोगे, और सवाल नहीं पूछोगे। अब बड़े बड़े लोग बुलाओगे अभी, तो वो फ्री में चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, फ्री में आए और समाज का जागरण करे। तो जिस समाज में इतने अंतर विरोध हो, इतने द्वंद हो, वो कैसे कैसे अधिकार पाएगा? ना आप जाकर देखिए कांग्रेस वालों में, बीजेपी में, सब जगह वो पूरा इंटेलेक्चुअल स्पॉन्सर करता है, बैठ के सिर्फ पढ़िया। हमारे समाज में पढ़ने लिखने की परंपरा नहीं। ये नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सचेत कर रहा हूं। गुरु रविदास की जयंती पे कि जिस ज्ञान और श्रम परंपरा की हमने बात की, इस दोनों परंपराओं में से आप कहां खड़े हैं, ये खाली तय कर लीजिए। और दूसरी बात कि सवाल पूछने की आदत डालिए। जो समाज सवाल नहीं पूछता है ना, वो समाज भी गुलाम होता है। और आजकल नए जमाने में आधुनिक गुलामी बड़ा अलग तरीके का है। वो हाथ पांव में जंजीर बांध के नहीं ले जाएगा, चश्मा पहना देगा बढ़िया गोगल सलेमन का, कोट टाई पहना देगा, और सारा प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखे रहेगा। बोला बोलना मत, नहीं तो चश्मे उतार दूंगा। तो आज की आधुनिक गुलामी जरा दूसरे तरह की, कर्जे में जिंदगी भर रखेगा, एक मकान ले लो, एक गाड़ी ले लो, और जिंदगी भर किस्त चुकाने रहना, जिंदगी भर चुकाना किस्त, और कुछ नहीं बोलना। तो इस तरह का समाज जब बने, तो भीमराव अम्बेडकर कहां से पैदा हो? नहीं पैदा हो। शुक्रिया, जय भीम। फिर कभी आऊंगा। बहुत शानदार आपका कार्यक्रम रहा, बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग इतने लंबे समय तक ध्यान और गंभीरता से सुने। आप सबका शुक्रिया, और पुनः संत रविदास की जयंती की आप सबको बधाई। जय भीम।